देखिए अभी मार्केट में चल क्या रहा है कि इंडियन मार्केट तो बार बार रैली देने की कोशिश कर रहा है, पर इंडियन मार्केट की रैली बार बार अपसेट हो रही है यूएस मार्केट की तरफ से। एक बार मैं आपको टेक्निकली डाउ जोन्स का चार्ट भी बताता हूं, फिर कंप्लीट पीछे की कहानी क्या चल रही है वो समझाने की कोशिश करूंगा। आप यहां पे चेकआउट करेगा, अगर आप अप्रैल के बाद से यानी कि मई से चेकआउट करेंगे तो आपको दिखेगा 3-4 दिन यूएस मार्केट फॉल होता है, फिर एक आध दिन का बाउंस बैक आ जाता है, फिर 3-4 दिन यहां पे फॉल हुआ, फिर एक आध दिन का 2 दिन का बाउंस बैक आ गया और फिर वापस से 3 दिन का फॉल आ गया। मतलब मोटा मोटी जो फॉल के नंबर ऑफ दिन है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू बाउंस बैक। और मेजरली यहां पे मई में यूएस मार्केट बार बार फॉल कर रहा है। अगर यूएस मार्केट फॉल करता जाता है तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि इंडियन मार्केट बिल्कुल लाइफ टाइम हाई बनाता जाएगा और चलता जाएगा, ये मार्केट के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। यहां पे आप इवन ये भी चेकआउट कर सकते हैं कि यूएस मार्केट 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे जा चुका है और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाने की पूरी तैयारी कर चुका है, जो मार्केट के लिए वीकनेस का साइन हो जाता है। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिरकार के हो क्यों रहा है। यूएस में क्राइसिस की बात तो चली रही है, स्पेशली बैंकिंग क्राइसिस। आपको पता है कि यूएस की 3 इंपॉर्टेंट बैंक्स में हमें दिक्कत मिली थी। एक एग्जांपल आपको जो 100% याद होगा, सिलिकॉन वैली बैंक। अब आपका यह भी पॉइंट आ सकता है कि यार ये सिलिकॉन वैली बैंक में एक्चुअली हुआ क्या था। एक बार अनंत रिवाइंड करा दो, तो रिवाइंड कराता हूं। कोविड में, बिकॉज कोविड में इकोनॉमी को सपोर्ट की रिक्वायरमेंट थी, इंटरेस्ट रेट टूटी, बाद में वापस से धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगी। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ी तो बैंकिंग के लिए 2 दिक्कत आई। सबसे पहले आपने भी अपने पास देखा होगा कि जो लोन आपको 7-8% में मिल रहा था वही रेट अब बढ़ के 10% के ऊपर पहुंच गई है और इंटरेस्ट रेट बढ़ गई है। बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ी है, एट द सेम टाइम जो आप एफडी करा सकते थे और एफडी में इंटरेस्ट रेट मिलता था वो भी बढ़ गया है। एफडी का इंटरेस्ट बढ़ा तो ऑब्वियसली काफी सारे लोग नहीं जाके एफडी कराएंगे, बैंक के पास नया एफडी का पैसा आएगा। अब जो नया एफडी का पैसा आ गया है, या तो बैंकिंग को और सारे लोन्स देने पड़ेंगे। लोन्स की अगर रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ रही है तो रिस्की लोन्स भी देने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से बैंक की बुक खराब हो रही है। या फिर बैंक को इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है किसी ट्रेजरी बिल्स में। जब भी बैंक इन्वेस्टमेंट करती है ऐसे बॉन्ड में जो हेल्ड टिल मैच्योरिटी होते हैं और ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ती रहेगी तो उन पे मार्क टू मार्केट लॉस होगा। एग्जैक्टली यही कारण था कि सिलिकॉन वैली बैंक भी फेल हो गई थी, क्योंकि उनका जो इन्वेस्टमेंट था इस ट्रेजरी बिल में वो 50% से ऊपर का चले गया था। पॉइंट यहां पे ये भी होता है कि क्या ये सेम रिस्क इंडिया में अप्लाई हो सकती है? आंसर इज सेलेक्टिवली नो। नो इसलिए क्योंकि इंडिया में कोई भी बैंक एज पर आरबीआई रूल 23% से ऊपर ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। मैंने पर्सनली भी काफी सारी बैंक की ऑडिट करी है। जिस समय में सीए फाइनल में था उस समय में ये ट्रेजरी की पार्ट ऑडिट करता था। वहां पे बहुत स्ट्रिक्टली देखा जाता है कि डेली बेसिस पे जो आरबीआई की लिमिट है, कहीं उसके ऊपर 1% छोड़ो, 1 पॉइंट भी ऊपर तो कहीं नहीं चलेगा हमारा इन्वेस्टमेंट, इवन आफ्टर मार्क टू मार्केट। इसीलिए इंडिया में ये रिस्क कंपैरेटिवली कंट्रोल्ड होती है। पर अगर यूएस मार्केट में कोई भी दिक्कत आएगी या यूएस मार्केट में क्राइसिस आएगा या फिर किसी भी कारण से यूएस मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में जाएगा, तो ऑब्वियसली इंडियन मार्केट में भी आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। हो सकता है इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा फॉल ना हो, पर आप ये एक्सपेक्ट करो कि इंडियन मार्केट बढ़ता जाएगा, ये दिक्कत की बात हो जाएगी। अगर इंडियन मार्केट चाहता है कि अपनी रैली को बहुत अच्छे से एंजॉय करे तो यूएस मार्केट को सपोर्ट देना इंपॉर्टेंट है। अभी जब आप डाउ जोन्स को चेकआउट करते हो टेक्निकली चार्ट के ऊपर, डाउ जोन्स यहां पे 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा है। तो मतलब ये होता है कि या तो डाउ जोन्स को इसी लेवल के आसपास से, मतलब आप राउंड फिगर में बोल सकते हो 32,800 के ऊपर से बाउंस बैक देके वापस से एक नई रैली की शुरुआत करनी होगी। और अगर ऐसा नहीं होता है, इस एरिया के आसपास से डाउ जोन्स को सपोर्ट नहीं मिलता है, तो फिर इंडियन मार्केट में भी आपको थोड़ा प्रेशर मिल सकता है। यह पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। कैसा लगा ये कंप्लीट एनालिसिस मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और हां, कल है हमारी एक्सपायरी और एक्सपायरी पे मैं आपके साथ रहूंगा लाइव इसी चैनल इन्वेस्ट आज फॉर कल पे 1 बजे से, तो लाइव मुझसे जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले आज के दिन निफ्टी के मूवमेंट को चेकआउट करते हैं। निफ्टी आज के दिन 0.34% नेगेटिव, सेंसेक्स भी 0.34% नेगेटिव रहा। बैंक निफ्टी आज के दिन मेन कल्प्रिट था, 0.63% नेगेटिव। मिड कैप इंडेक्स स्लाइटली पॉजिटिव था। 964 स्टॉक एडवांस है, जिसके अगेंस्ट में 1000 से ऊपर स्टॉक डिक्लाइन हुए। एडवांस लाइन रेशियो एवरेज था। कंज्यूमर ड्यूरेबल, फार्मा, हेल्थ केयर अच्छा परफॉर्म करे, जिसके अगेंस्ट में फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करे। देखिए, अगर यूएस मार्केट सपोर्ट नहीं करेगा, उसके बिना आप ये मानो कि मेटल और आईटी भाग जाएगा इंडिया में, बहुत डिफिकल्ट है। इवन फार्मा के लिए भी इंडिया में भागना डिफिकल्ट होगा अगर यूएस मार्केट की तरफ से सपोर्ट नहीं आएगा। इसीलिए यूएस मार्केट का भी बाउंस करना साथ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विक्स की बात करें तो 13.11 पे है, काफी कंफर्टेबल है। ओपनिंग हुई थी मार्केट की 18,294 पे। ओपन होते ही मार्केट ने हल्का फुल्का बॉटम बनाया और बहुत अच्छा बाउंस बैक दिया।
सेकेंड हाफ में आपके लिए परफेक्टली अप्लाई हुई 10 ईएमए की स्ट्रैटेजी और कंप्लीट फॉल आपको मिल चुका था। कैसे अप्लाई हुई अभी मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल इन्वेस्ट आज फॉर कल उसका नाम है नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलती है। और अगर मेरा प्राइवेट चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स और पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। चलिए चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले एफआईएस और डीआईएस का मूवमेंट चेकआउट कर लेते हैं। 23 ऑफ मई को डीआईएस ने 397 करोड़ की परचेस करी थी और एफआईएस ने 182 करोड़ की परचेस करी थी। इतना मेजर फिगर नहीं है। पुट कॉल रेशियो 0.99 के आसपास चल रहा है, काफी कंफर्टेबल है, पर क्योंकि कल के दिन है एक्सपायरी, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी। अगर आप सबसे पहले आज के दिन का मूवमेंट चेकआउट करेंगे, कल हमने क्या बात करी एक बार उसको साइड में रखते हैं। यहां पे आपका परफेक्टली अप्लाई हुआ 10 ईएमए की स्ट्रैटेजी और ये पूरा आपको 1:3 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल चुका था। और वैसे हमने कल के दिन बात करी थी कि अगर मार्केट में गैप डाउन होता है तो 18,250 के आसपास से बाउंस बैक आएगा और वो बाउंस बैक मैक्सिमम 18,400 के आसपास से रिवर्सल लेने की कोशिश करेगा। तो जो हमने डिस्कस किया था एग्जैक्टली आज के दिन मार्केट में हुआ। तो आई होप आपको मजा आया होगा। अगर कल की बात करें, देखिए बहुत सिंपल सा स्टैंस होता है। अगर मार्केट में कल के दिन 18,250 का लेवल ब्रेक होता है तो यहां पे आपको नीचे के 100-125 पॉइंट की रैली मिल सकती है और मार्केट में यहां पे शॉर्ट हो जाएगा। अगर कल गैप डाउन होता है और पहले 15 मिनट में वापस से बाउंस बैक होता है तो रैंडमली शॉर्ट मत करिएगा। अगर कल के दिन गैप डाउन होकर सस्टेन होता है तभी वापस से नई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आएगी, वरना अगर गैप डाउन हो जाता है, सपोज करते हैं 30, 40, 50 पॉइंट, तो यहां पे गैप डाउन होकर इमीडिएटली एक बार बाउंस बैक दे सकता है मार्केट और फिर देखेंगे कि किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। बाउंस बैक देता है तो बाउंस बैक में पॉजिटिव साइड का मूव तभी हम लेंगे जब मार्केट 18,330 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाएगा। जब तक इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता पॉजिटिव ट्रेड नहीं बनेगी। पॉजिटिव ट्रेड में रेजिस्टेंस वही 18,400 के आसपास का बना रहेगा और शॉर्ट करने का लेवल हमारे लिए परफेक्ट हो जाता है 18,250 के नीचे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फिर नीचे जाता है तो ये परफेक्ट शॉर्ट हो जाता है। अगर गैप डाउन ओपन होता है और फिर वापस से मूव देता है तो उस चीज के लिए रेडी रहिएगा, रैंडमली शॉर्ट मत कर दीजिएगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए बहुत सिंपल सा स्टैंस बना हुआ है। एक बार हमें ये लाइन हटानी पड़ेगी। बैंक निफ्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है 43,550 का। 43,550 के आसपास इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इसके नीचे जाते ही हमारे पास शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। लॉन्ग की बात करें तो अगर मार्केट में 43,835 के ऊपर मार्केट जाता है तो यहां पे हमारे लिए लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी। अगर हम कल एक्सपायरी की बात करें और हमें कॉल और पुट दोनों सेल करना है तो बहुत अच्छा मौका होता है 9:30 के आसपास का, जहां पे हम कॉल और पुट दोनों साइड की अपनी ट्रेड खड़ी कर सकते हैं। पर हमें 1 बजे से पहले पहले उस ट्रेड को या तो ट्रेल करना पड़ेगा या फिर प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। पहले 15 मिनट हमें छोड़ देने पड़ेंगे और बाद में अगर स्पेशली 12 बजे के बाद आपकी 10 ईएमए की स्ट्रेटेजी अप्लाई होती है एक्सपायरी के दिन पे तो बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल सकता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट स्टॉक की बात करें तो सबसे पहले एक ऐसा स्टॉक है जहां पे बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। अगर मैं आपको ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप में दिखाने की कोशिश करूं तो आप यहां पे चेकआउट करिएगा। लॉन्ग बिल्डअप में दीपक नाइट्रेट में बहुत अच्छा बिल्डअप हुआ है। अराउंड 20% का नया बिल्डअप आपको दिख रहा है। इसीलिए अगर आपको दीपक नाइट्रेट में कल के दिन इमीडिएटली 2140 क्रॉस होता हुआ मिलता है तो 2160 एंड राउंड फिगर में 2200 के लेवल इमीडिएटली मिल सकते हैं। 2200 के बाद हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से यह स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक हो जाता है एनसीसी। एक बहुत अच्छा काउंटर दिया है इसने। 108.5 एक इंपॉर्टेंट लेवल था। 109 के ऊपर जाते ही आपको इमीडिएटली 110, 111 और 112 तक का मूव मिल सकता है। हो सकता है इंट्राडे में इतना मूव नहीं आए, पर अगर इसे रिक्लेम करता है तो पोजिशनली एटलीस्ट स्विंग के लिए यह स्टॉक हमारे लिए रेडी हो जाएगा। फाइनल इंपॉर्टेंट स्टॉक होगा कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए अगर मार्केट को नीचे जाना हुआ तो रिलायंस आपको कल ब्रेकडाउन करता हुआ सा मिल जाएगा। अपने फाइनल सपोर्ट 2414 के आसपास जाता हुआ मिल जाएगा। और अगर रिलायंस में आपको कुछ बाउंस बैक मिलते हैं, स्पेशली आपको अगर 2450 के ऊपर रिलायंस जाता हुआ मिलता है तो यहां पे आपको मार्केट में पॉजिटिव मूव मिल जाएगा। रिलायंस और एचडीएफसी बैंक दो ऐसे स्टॉक होते हैं जिन्हें कल के दिन स्पेशल स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा मार्केट के मूव के लिए। मतलब अगर मैं आज के दिन कंक्लूड करने की कोशिश करूं तो फर्स्ट हाफ में कॉल और पुट दोनों सेल करने की स्ट्रैटेजी हो जाती है। सेकंड हाफ में 10 ईएमए की स्ट्रैटेजी के ऊपर ध्यान रहेगा और मोमेंटम सेकंड हाफ में स्ट्रॉन्ग पिक करता है तो मोमेंटम की साइड में चले जाएंगे। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।